हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 आपका इंडस्ट्रीज़। और आज जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को अगर स्थित करना है, कहीं पर स्टैब्लिश करना है, तो उसको अफेक्ट करने वाले कारण कौन से हैं या कारक कौन से हैं। तो ये मेन कारक हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ गए। तो सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। दैन उसके बाद लेबर चाहिए होता है, कैपिटल, मार्केट, वाटर, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। लोकेशन, हम कोई भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है तो उसकी लोकेशन के लिए हमें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये इसमें बताया गया है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ, यानी ये जो भी चीज़ें हैं उनके अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो मिलना चाहिए, तभी हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये दे दिया इन्होंने ऑलरेडी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर्स। लेबर मीन्स होता है मजदूर, पावर मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल मीन्स होते हैं पैसा या पूंजी, इसको हम बोलते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट यातायात हो गया, एंड मार्केट। इसके अलावा जब सामान जो भी प्रोडक्शन तैयार हो जाता है तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए होता है। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड, इंडस्ट्री जो है ऐसी जगह सिचुएटेड की जाती हैं, ऐसी जगह स्थित की जाती हैं, एस्टैब्लिश की जाती हैं जहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स इजीली अवेलेबल हो जाए, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसी जगह पर हम इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करते हैं। सम टाइम गवर्नमेंट्स प्रोवाइड, और कभी कभार जो गवर्नमेंट होती है वो इंसेंटिव्स भी देती है, जैसे कि सब्सिडाइज पावर देती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर छूट मिलती है, या इसके अलावा लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम होता है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिससे कि इंडस्ट्रीज हैं उनको आसानी से बैकवर्ड एरियाज के अंदर लोकेट किया जा सके या बैकवर्ड एरियाज के अंदर लगाया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड सिटीज। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है कि टाउन और सिटीज का डेवलपमेंट होता है और ये बढ़ते हैं। तो ये तो था आपके फैक्टर से रिलेटेड। तो मेन फैक्टर कौन कौन से हो गए अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड के अंदर, तो वो आपके रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे फैक्टर्स जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसी जगह पर हमें इंडस्ट्रीज को लोकेट करना चाहिए। तो ये तो फैक्टर से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल सिस्टम आपके बोर्ड में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं करवाऊंगी। देन फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि इस बार इंक्लूड है बोर्ड के अंदर। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऐसी जगह पर इमर्ज होते हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं आपस में एक दूसरे के आसपास लोकेट की जाती है। यानी कि एक इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, क्लोथ इंडस्ट्री, अगर किसी को लगाया गया है, किसी ने क्लोथ इंडस्ट्री लगाई है, तो उसके आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी जो कि उस क्लोथ को बनाने में या डेवलप करने में या उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से मिल जाती हैं। तो ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रीजन, यानी जहाँ पर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पास पास लोकेटेड होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ पर इमर्ज होते हैं, तो ये हो जाएगा इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज ऐसी जगह इमर्ज होते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर बेनिफिट ऑफ क्लोजनेस। तो जो भी बेनिफिट होता है क्लोजनेस का वो शेयर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो वर्ल्ड के अंदर हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो टेम्परेट एरियाज में लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं, नियर द सी या फिर सी पोर्ट के आसपास होते हैं, स्पेशली खास करके जहाँ पर कोल्ड फील्ड हैं। कोल्ड फील्ड मतलब कि आपका जहाँ कोयले के फील्ड मिलते हैं, खान मिलती है, ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ये इंडिया के रीजन से बता रहे हैं इसमें। और इसमें आपका मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन,
हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर ईस्टर्न बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन्स एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। तो ये इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, ये अभी आपने पढ़ ही लिया है। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स हो गए। देन फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल डिजास्टर, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें तो उससे बहुत सारे डिजास्टर भी हो जाते हैं। अगर ज़रा सी लापरवाही करें तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसी एक डिजास्टर में से एक सबसे जो खतरनाक डिजास्टर हुआ था, ये हुआ था भोपाल के अंदर 3 दिसंबर 1984 के अंदर, और ये हुआ था सुबह के 30 मिनट्स पर, यानी 12 बज चुके थे रात के, और उसके बाद सुबह के जब 30 मिनट हो रहे थे, आधा घंटा, उस समय ये घटना घटी थी। और ये जो एक्सीडेंट था, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सीडेंट था, इन विच जिसके अंदर जो हाईली पॉइजनस गैस थी, जिसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जो कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलकर के और भी अदर जो रिएक्शंस प्रोडक्ट्स थे उनके लीक होने की वजह से पेस्टिसाइड फैक्ट्री के अंदर ऑफ द यूनियन कार्बाइड, वहां पर ये गैस लीक हुई, और लीक होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए। ऑफिशियल अगर डेथ टोल देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 3598 लोग मारे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी 1989 के अंदर, और थाउजेंड्स जो थे वो सर्वाइव, जो बच गए, हजारों जो बच गए थे, वो आज दिन तक कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, या इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, कि जो इनका इम्यून सिस्टम है वो खराब हो गया है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर है वो हो गया है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ था? कौन सी गैस निकली थी? पॉइजनस गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड भी मिक्स था। तो ये तो था आपके डिजास्टर के बारे में। एक और जो इंसिडेंट हुआ था वो 23 दिसंबर 2005 के अंदर हुआ था, और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये गांव क्याओ चोंगिंग, चाइना के अंदर ये जगह है, वहां पर ये घटना घटी थी। और इसके अंदर क्या था कि जो कुआं था गैस का वो ब्लो आउट हो गया, यानी उसमें धमाका हुआ, जिसकी वजह से 243 लोग मारे गए, और 9000 जो लोग थे वो घायल हो गए। 64,000 वर एवेक्यूटेड, और जो 64,000 थे वो कई बीमारियों से वो भी जूझ रहे थे। मैनी पीपल्स डाइड बिकॉज, बहुत सारे जो पीपल थे वो इसीलिए मरे क्योंकि वो एक्सप्लोजन के दौरान भाग नहीं पाए। दोज हु कुड नॉट एस्केप, और जो बच नहीं पाए उस समय उनकी आंखें वगैरह जल गई, उनकी स्किन, लंग्स ये अंदर से जल गए फ्रॉम द गैस, जो भी गैस निकली थी उससे। तो ये तो डिजास्टर था, चाइना के अंदर हुआ, इंडिया के अंदर हुआ। देन इस डिजास्टर से बचने के लिए, इंडस्ट्रियल डिजास्टर से बचने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? रिस्क रिडक्शन मेजर्स, यानी रिस्क को कम करने से रिलेटेड कौन से उपाय हैं? तो इसमें सबसे पहला है डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। जो भी रिहायशी इलाका है, लोग जहाँ रहते हैं, वो जो रेसिडेंशियल एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर होना चाहिए, अलग होना चाहिए। दूसरा जो है पीपल स्टेड इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, और जो लोग इंडस्ट्रीज के आसपास वाले एरिया के अंदर रह रहे हैं वो अवेयर होने चाहिए द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन एंड हजार्डियस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स। उनको पता होना चाहिए कि जो भी स्टोरेज है यहाँ पर टॉक्सिन्स का हो रखा है या हजार्डियस सब्सटेंस है, और इसके इफेक्ट को कैसे कम किया जाए, और इससे पॉसिबल होता है कि कोई भी एक्सीडेंट अकर हो सकता है। फायर वार्निंग दी जानी चाहिए, फाइटिंग सिस्टम्स होने चाहिए जो हैं वो इम्प्रूव्ड होने चाहिए। दैन स्टोरेज कैपेसिटी जो है टॉक्सिक सब्सटेंस की वो लिमिटेड होनी चाहिए, कि भाई इतना ही टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। एंड जो फिफ्थ है आपका वो है पॉल्यूशन डिस्पर्सन। पॉल्यूशन डिस्पर्सन
क्वालिटीज़ इन इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। तो जो पॉल्यूशन जो निकलता है उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, यानी कि उसको जो पॉल्यूशन है वो कम से कम इंडस्ट्रीज से हो। तो ये आपका चैप्टर था। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज या आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ये सारा आपके इस बार नहीं आएगा 8th बोर्ड के अंदर। तो जितना पढ़ाया है केवल उतना ही आएगा। टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर, ये भी नहीं पूछा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा जा रहा है इसमें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी हटा दिया गया है इसमें से। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वगैरह है, इसको भी हटा दिया गया है। तो ये आपका कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है इस बार जो बोर्ड में आएगा वो। तो जितना मैंने आप पढ़ाया उतना आपको पढ़ना है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।